वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप वो कराऊंगी। इन्फ्लेशन को हम अगर आम लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमत वृद्धि। कीमत वृद्धि का मतलब है कि हमारे जो जनरल लाइफ के अंदर क्या है, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके प्राइजेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे इन्फ्लेशन मीन्स सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज प्राइस बढ़ गया उसके बाद 2 या 3 साल तक प्राइस नहीं बढ़ रहा तो आप उसको इन्फ्लेशन कहोगे, या 2 या 3 साल बाद प्राइस बढ़ा तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। कॉन्टिन्यूटी लगातार ऐसा हो रहा है अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हमारा बढ़ रहा है तभी हम उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। तभी बोला गया है कि सस्टेन होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए इंक्रीज किस में, प्राइस में, गुड्स और सर्विसेज के। एग्जाम्पल के तौर पे आप करंट सिचुएशन देखो। करंट सिचुएशन में क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर पेट्रोल और डीजल इनके प्राइस क्या है, रोज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये कौन सी सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई हमारी इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन का मतलब हम समझ गए आम लैंग्वेज में कि कॉन्टिन्यूटी में लगातार ऐसा हो रहा है कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स में आते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेम से ही आपको पता चल रहा है डिमांड। डिमांड मतलब डिमांड एक ऐसा फैक्टर है, किसी भी चीज़ की डिमांड पुल कर रही है किसको, इन्फ्लेशन को। कि डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब आपको समझ गए कि प्राइस का बढ़ना, कि डिमांड की वजह से जब क्या होता है इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस जो हैं वो राइज करते हैं। इट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है, या तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर कर देती है ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, गवर्नमेंट एजुकेशन में बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। लोग गवर्नमेंट अपने खर्चे से किसी भी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा अगर पहुंचाए, या लोगों के पास पहले ही बहुत इनकम हो। जब लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो वो डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमी में सप्लाई एक लिमिट तक ही जो है हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइजेज जो होते हैं इकोनॉमी में वो राइज करने लग जाते हैं। इसी बात को हम एक डायग्राम से समझेंगे। आप देखो, ओ एक्स पर हमने आउटपुट लिया है एंड ओ वाई पर हमने प्राइस लिया है। ये एक इकोनॉमी के अंदर क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ऐसे ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये हमारा P1 प्राइस डिसाइड हो जाता है और Q1 क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। अब मान लो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। गवर्नमेंट ने जब खर्च को बढ़ाया, लोगों के पास पहले ही बहुत इनकम है, तो लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे। अब सप्लाई उतनी स्पीड से नहीं बढ़ सकती क्योंकि सप्लाई करने में टाइम लगता है और टाइम कंस्ट्रेन होता है और बहुत से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई को एकदम नहीं बढ़ाया जा सकता। सप्लाई को बढ़ाया जाएगा लेकिन उतना, फिर क्या है देखो, अगर सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर देखो सप्लाई को बढ़ा दिया ज़्यादा और प्राइस फिर भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट पर हम देखो, हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई जितनी हमारी इकोनॉमी में हो सकती थी हमने टोटल उतनी सप्लाई कर दी है। इससे ज़्यादा हम फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे हैं। इससे ज़्यादा हम इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो सिर्फ हमारा प्राइस बढ़ेगा। देखो आपका P3 प्राइस जो है, यहाँ पर देखो कोई भी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कितनी है, Y3 है। अब इसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, जैसे मान लो और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है, जब जब सिर्फ क्या है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है किसकी वजह से, डिमांड की, तो इसे कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कई बार क्या होता है, हमारा इसलिए प्राइस बढ़ता है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही होती है। जैसे इसकी जो डेफिनेशन है उससे आपको साफ पता लग रहा है, इट इज़ मेनली कब, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जब किसी भी गुड्स को बनाने में हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, लेकिन जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है तो हमारी कॉस्ट जो है किसी भी गुड्स को बनाने की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर करंट टाइम में आप ये देखो, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑयल के जो प्राइसेस हैं, ऑयल, डीजल, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब इनके प्राइस बढ़ेंगे,
इनको जिस भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी। अब जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लायर क्या करेगा, कॉस्ट सारी खुद तो बियर नहीं करता, वो किस पे डालता है, वो सारी की सारी कॉस्ट को कंज्यूमर पे डालेगा। तो फिर इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसको जितनी सप्लाई वो कर सकता था उतनी सप्लाई वो नहीं कर पाएगा, कम सप्लाई करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसी बात को हम डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम से आप देखो, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर हम इस ई पॉइंट पर है। अब क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, मान लो लेबर का ही हमारी वेज रेट को बढ़ाओ, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, ऑयल या पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सप्लायर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, जितनी वो सप्लाई करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस सिचुएशन में उसका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी कॉस्ट का सारा बर्डन किस पे डालना चाहेगा, वो सारा बायर्स भी डालता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज हो जाएगा। जब कॉस्ट की वजह से क्या होता है, प्राइस राइज होता है, तो इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब डिमांड फैक्टर प्राइस को राइज करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है आपको, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आप समझ ही गए, शुरू में हमने पढ़ा है कि जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। इन्फ्लेशन की रेट हाई हो जब इकोनॉमी के अंदर, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ किसको बोलते हैं कि गुड्स और सर्विस हमारे इकोनॉमी के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रोथ रेट हमारी कितनी है, मान लो 8% है, 7% है। जब हमारी ये ग्रोथ रेट लो हो और प्राइजेज राइज हो, और इकोनॉमी में जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को काम नहीं मिल रहा, वो अगर वो बढ़ जाती है, तीन सिचुएशन, एक तरफ आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, दूसरा आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत लो है, थर्ड सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर ये इकोनॉमी के अंदर तीनों सिचुएशन एक साथ मिलती हैं तो हम वहाँ कहेंगे वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी, स्टैगफ्लेशन आ गया वहाँ पर, उसे कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से देखो समझते हैं। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि जीडीपी जो है देखो नीचे लो हो रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इकोनॉमी में वो बढ़ रहा है। आप देखो डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं तो डिमांड जो है बढ़ नहीं रही, डिमांड भी कम है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी भी इकोनॉमी में ये सिचुएशन है तो हम इसको किसका नाम देंगे, इसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम देंगे, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हमारी जो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल मेजर करता है इन्फ्लेशन का, उसको कहते हैं हेडलाइन। हेडलाइन के अंदर जो भी हम गुड्स और सर्विस यूज़ करते हैं इकोनॉमी में, उन सभी में कितना जो प्राइजेस हैं वो राइज हो रहे हैं, अगर हम उसको देखेंगे, ओवरऑल मेजर करते हैं इन्फ्लेशन का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन करते हैं। इसके अंदर हम हर गुड हर सर्विस को लेंगे कि उनमें कितना प्राइस राइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूज़ करते हैं। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। जब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कि पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का मेजर हमने कर लिया, अगर हम उसमें से क्या कर देते हैं, डिडक्ट क्या माइनस कर देते हैं, फूड और एनर्जी, इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, कोर इन्फ्लेशन। जैसे देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो भी था, टोटल ओवरऑल मेजरमेंट था इन्फ्लेशन का, अगर हमने उसमें से क्या माइनस कर दिया, फूड माइनस कर दिया और एनर्जी माइनस कर दी, तो वहाँ पर जो इन्फ्लेशन निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या दिखाता है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन हमेशा ये दिखाता है कि लॉन्ग रन के अंदर क्या ट्रेंड रहेगा प्राइस लेवल का, और कब, जब हमारा क्या माइनस हो गया उसमें से, फूड और एनर्जी जो दोनों है, ये दो माइनस होने के बाद लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड होता है, ये हमारा हमेशा क्या दिखाता है, कोर इन्फ्लेशन दिखाता है। और उसके बाद देखो, उसके बाद डिस इन्फ्लेशन, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है डिस इन्फ्लेशन। नाम, इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन की जो रेट होती है, मान लो इन्फ्लेशन आपकी आज 5% थी, कल 7 हो गई, फिर परसों आपने देखा तो वो 12%, ऐसी इस जो रेट है ना इन्फ्लेशन के बढ़ने की, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। देखो इट इज़ अ टेम्परेरी शोइंग ऑफ अ पेस ऑफ प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी जो रेट है, वो रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है। इन्फ्लेशन कम नहीं होता, इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की जो रेट होती है वो स्लो हो जाती है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है 3 सेक्टर, कई बार हमारी इकोनॉमी मान लो 2% से बढ़ती है, लेकिन कई बार जो नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है मान लो 1% से बढ़ रही है, बढ़ वहाँ भी रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो गई, रेट जो है ग्रोथ की वो क्या हो गई है, गिर गई है। तो वही होता है डिस इन्फ्लेशन।
जब क्या होता है इन्फ्लेशन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। जैसे व्हेन द इन्फ्लेशन फॉल 5% टू 3%, ठीक है, जब इन्फ्लेशन की जो रेट है 5% से 3% आ जाती है, इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है, डिस इन्फ्लेशन की होती है। फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर एक क्रिम्पिंग इन्फ्लेशन होता है। क्रिम्प से आप क्या क्या बदल रहा है, रेंगना। जैसे रेंगता है ना कोई भी चीज़, जैसे कोई भी पक्षी, अगर कोई चीज़ रेंग रही है ऐसे चलना, ये एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जो कि 2 या 3% के बीच, अगर हमारी इकोनॉमी में 2 से 3% के बीच एक साल के अंदर प्राइजेस जो है वो राइज हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिम्पिंग, रेंगना। और ये वाली इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, ये सोचता है कि अगर इतनी इन्फ्लेशन होगी, इतना तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए ना, कि मुझे कॉस्ट के बाद कुछ बचे। तो अगर इतनी इन्फ्लेशन है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छी है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी एक इंसेंटिव मिलता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मुझे कल को इनकम आएगी। तो ये होती है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग मतलब रेंगने वाली इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की रेट कितनी हो, 2 से 3% के बीच हो, वो इन्फ्लेशन कौन सी होगी, क्रिम्पिंग इन्फ्लेशन होगी। फिर होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जैसे हम इंसान चलते हैं, वैसे ही इन्फ्लेशन अगर ऐसे चलने लग दे, अब वो रेंग नहीं रही है, वो चल रही है। और इन्फ्लेशन कितने के बीच, उसका जो रेंज है वो कितनी है, 3% से 10% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है, तो वो कौन सी इन्फ्लेशन होगी, वो होगी वॉकिंग इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में क्या होता है, अब लोगों को ये डर लगने लग जाता है। जैसे मान लो इन्फ्लेशन की रेंज क्या रहेगी, 3% आज है, कल को 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी। एक साल के अंदर अंदर 3 से 10 के बीच में वो जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में बायर थोड़ा सा वो असंतुष्ट हो जाता है। उसको ये लगता है कि आज मैं सारी चीज़ का स्टॉक अपने पास रख लेता हूँ, कल को क्या हो सकता है, कल को प्राइजेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो क्या करने लग जाते हैं, पीपल क्या करने लग जाते हैं, स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर टुडे। आज ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदने लग जाएंगे, ताकि वो कल ना खरीदे, क्योंकि उनको डर है कि कल को क्या होगा, एकदम प्राइस बहुत बढ़ सकता है। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन होता है, ये होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला इन्फ्लेशन जो है हमारा ग्लिम्पिंग इन्फ्लेशन। ग्लोम्पिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमारी इन्फ्लेशन की रेट किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जब इन्फ्लेशन की रेट कितनी हो, जब इन्फ्लेशन की रेट हमारी 10% से ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने नहीं जाता है ऐसी इकोनॉमी में, क्योंकि उसको लगता है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी। 10% इन्फ्लेशन का मतलब बहुत बड़ी बात। तो वो सोचता है कि अगर इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी में इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है, कल को मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी, क्या कोई बायर मुझसे कोई गुड्स खरीदेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होता है, जिस इकोनॉमी में 10% के आसपास इन्फ्लेशन रेट चलती है या उससे ज़्यादा, वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करते, पहली बात। दूसरा क्या होता है, इकोनॉमी हमें कैसी दिखती है, अनस्टेबल हो जाती है। और गवर्नमेंट पे ना, फॉरेन इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है लोगों के बीच में, वो कम होने लग जाती है। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन होता है, ग्लोम्पिंग इन्फ्लेशन होता है। और फिर नेक्स्ट जो आता है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। क्या होता है, कई बार इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल करना, हाइपर। जैसे हाइपर क्या होता है, जब हम किसी को कहते हैं कि तू बड़ा हाइपर हो रहा है, मतलब तू बहुत जल्दी 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 बोल रहा है, तो हाइपर का मतलब अब बहुत ज़्यादा तेज इन्फ्लेशन की जो रेट है, व्हेन द प्राइस राइज मोर देन 50% अ मंथ। एक महीने में जो इन्फ्लेशन का जो राइज होना है वो 50% के आसपास हो, तो उसको कौन सी इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो होती है हाइपर इन्फ्लेशन। क्योंकि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, जैसे वॉर वगैरह होगी किसी इकोनॉमी के अंदर, जब किसी इकोनॉमी के अंदर वॉर वगैरह हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट करके वॉर में जो पैसा उन्हें देना होता है उसको पे करने की कोशिश करती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को प्रिंट किया जाएगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। और वो सिंपल इन्फ्लेशन किसका रूप ले लेता है, हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी, जब गवर्नमेंट वॉर के लिए पे करती है, तो कौन सा इन्फ्लेशन, सिंपल इन्फ्लेशन किसका रूप ले लेता है, हाइपर इन्फ्लेशन का ले लेता है। एग्जाम्पल अगर देखो, जिम्बाब्वे के अंदर 2000 में ये सिचुएशन जो है हाइपर इन्फ्लेशन की वो पाई थी, कि एक मंथ के अंदर वहाँ पर इन्फ्लेशन की जो रेट थी वो 50% से जो थी ज़्यादा थी। अब थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।